नादरीन 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। ये इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकदमा है। ये कहते हैं कि लोग सिर्फ एहतजाज करने के लिए गए थे। जो तोड़ फोड़ है, जो उसके बाद गोलियां चली, जो लोग शहीद हुए, वो सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बिलावजह खाते में डाली गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज का एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ और सिविलियन जो एहतजाज करने के लिए गए थे पुरअमन तरीके से, उन्हें बड़े पैमाने पर गोलियां मारकर शहीद किया गया और 9 मई का एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। अब उसी तरह का बयानिया एक मरतबा फिर तैयार किया जा रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफी, वही टाउट्स, वही दानिश्वर दोबारा से इस्तेमाल हो रहे हैं जो पहले भी 9 मई के बयानिए के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब ये जो एक रावलपिंडी में वाकया पेश आया, GHQ में दाखिल होने की कोशिश की मुबैना तौर पे एक शख्स ने, और फिर बाद में पता चलता है जनाब वो शख्स जो है वो गोली उसने चलाई, फिर उसके ऊपर गोली चली। पहले खबर ये आती है कि जो 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं वो गोलियां लगने से जख्मी हुए और ये शख्स जो है वो उसमें मारा गया। बाद में खबर आती है नहीं, एक जख्मी हुआ और मामूली जख्मी। फिर पता चलता है जो एक जख्मी हुआ उससे भी गोली नहीं लगी। तो इस शख्स ने गोली चलाई किस पर? देखिए, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये शख्स बिल्कुल बेगुनाह है और ना मैं ये कह रहा हूं कि ये शख्स गुनाहगार है। ये दोनों चीजें जो हैं वो तहकीकात के बाद पता चलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्योंकि इसे जोड़ा जा रहा है, लिहाजा उन्होंने भी एक मुतालबा किया है। लेकिन आपको मैं चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर कुछ लोगों ने ट्वीट की हैं। इन तस्वीर को देखकर ही मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दी जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता कि ये कैसे हो सकता। मिसाल के तौर पे ये एक तस्वीर आप देखें, यहाँ पे एक टोपी पड़ी हुई है, एक जूता पड़ा हुआ है और एक पिस्तौल पड़ा हुआ है। ये 3 चीजें पड़ी हुई हैं। ये जूते पे खून लगा हुआ है, मुबैना तौर पे ये उसका जूता है। जो बंदा मारा गया वहां पे मोहम्मद हुसैन, खैबर का रहने वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक था। तो ये बताया गया कि ये उसका जूता है। जूते के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ है, यानी इस आदमी का खून भी निकला और तो कोई ऐसा नहीं है जिसका खून निकला जिसे गोली लगी। तो इस शख्स को गोलियां लगी तो इसका ये जूता खून से भरा हुआ है। अब एक ऐसी तस्वीर जिसमें ये शख्स लेटा हुआ है जमीन पे, उसमें इसके दोनों पैरों में जूते हैं। अगर आप गौर करें दूसरी तस्वीर, मैं ये आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके ही हम थोड़ा सा आपको दिखा पाएंगे। डेड बॉडी पड़ी हुई है इस आदमी की, लेकिन इस आदमी के दोनों पैरों में जूता है। अब एक आदमी जिसके दोनों पैरों में जूता है, थोड़ी देर के बाद एक तस्वीर आती है जिसमें एक जूता पड़ा हुआ है, एक पिस्टल पड़ा हुआ है और एक टोपी पड़ी हुई है। फिर आप दोबारा पहली वाली तस्वीर पे जाएं तो वहां पे आपको दिखाई देता है कि टोपी सड़क पे पड़ी हुई है। जय वकुआ पे जब शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया जाता। और दोबारा आप पहले वाली तस्वीर में जाएं तो टोपी जो है फुटपाथ पे पड़ी हुई है, नीचे सड़क पे नहीं है। फिर एक तस्वीर में जूता उस आदमी के पाँव में है और एक तस्वीर में जूता जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ है। मुर्दा आदमी तो अपना जूता नहीं उतार सकता। तो ये तस्वीर जब बनाई गई है तो एविडेंस कलेक्शन की तस्वीर है। तो ये जो एविडेंस कलेक्ट किया गया और तस्वीर जारी की गई, क्या इस जय वकुआ को तरतीब देकर बनाया गया? एक तो सवाल ये पैदा होता है कि जय वकुआ जो है वो एक दूसरे से तस्वीर मुताबिकत नहीं रखती। फिर मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता। ये नाजरीन पिस्टल है। ये जिस हालत में पिस्टल पड़ा हुआ है ना, इस हालत के अंदर अगर पिस्तौल पड़ा हुआ हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी आखिरी गोली भी फायर हो चुकी है। जो लोग पिस्टल को जानते हैं ना वो ये समझ ले कि ये 30 बोर का पिस्तौल है। इसको चाइना पिस्तौल कहते हैं पाकिस्तान में। इसमें 7-8 गोलियां डलती हैं, नॉर्मली 6 गोलियां इसमें डाली जाती हैं। तो इसका बारीक मैगजीन होता है, सिंगल गोली इसके ऊपर चढ़ती है। तो ये 6 से 8 गोलियां इसके अंदर मैक्सिमम होती है और इसको फायर किया जा सकता है 1-1 करके, एक करके आप फायर करते हैं। जब आप आखिरी गोली फायर कर देते हैं तो फिर ये पिस्टल जो है वो पीछे जाके कॉक हो जाता है, जैसा कि आपको ये सड़क पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है कि जब आखिरी गोली फायर हो गई तो ये पीछे जाके कॉक हो गया, पीछे जाके लॉक हो गया पिस्टल और अब इसके अंदर कोई गोली मौजूद नहीं थी, जिंदा गोली कोई भी मौजूद नहीं थी। यानी जब आखिरी गोली फायर हो गई, पिस्टल खाली हो गया तो ये पिस्टल जाकर पीछे लॉक हो गई। ये है इसकी साइंस पिस्टल की और तमाम पिस्तौलों की यही साइंस होती है। लेकिन जब आप ये देखते हैं गोलियां पड़ी हुई, जय वकुआ के बाद जब इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया तो उसकी भी तस्वीर जारी की गई। तो अगर आप गोलियों को देखें तो 5 जिंदा गोलियां मौजूद हैं। जिंदा गोलियां उन्हें कहते हैं जो भी चलाई नहीं गई, जिनको फायर नहीं किया गया, एक छोटे से कप के अंदर। और जो दूसरा जार है छोटा सा, उसके अंदर एक गोली मौजूद है जो 9mm की गोली है जो फायर हुई है इस पिस्टल से। जबकि पिस्टल का जो मैगजीन है उसको अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर भी गोली। अब बात समझ नहीं आ रही कि यहां पिस्टल खाली पड़ा हुआ है, मैगजीन के अंदर फिर भी गोली है, पिस्टल पीछे जाके कॉक हो गया। ये सारी चीजें एक दूसरे से मैच ही नहीं करती हैं। जो आदमी थोड़ा सा भी पिस्तौल को समझता है, जो आदमी थोड़ा बहुत भी असले के बारे में जानता है, वो हैरान हो जाएगा कि भाई ये कैसा जय वकुआ है कि एक गोली चलने के बाद बाकी गोलियां मैगजीन में है और पिस्टल जो है वो पीछे जाके लॉक हो गया और एक गोली का सिर्फ खौल मौजूद है और वहां पे जो बाकी खौल मौजूद है वो बड़ी गन के हैं। यानी वो मैं उसको एग्जैक्टली इतना करीब करके देखने के बावजूद भी पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जो खौल है वो क्लाशनकोफ गन के या आप समझ लिया SMG गन के, वो दूसरी गन के खौल हैं, वो इसके खौल नहीं है।
बड़ी गन के कॉल, यानी वो राइफल के कॉल हैं जो बाकी मौजूद हैं वहां। तो 30 बोर का सिर्फ एक कॉल मौजूद है, यानी एक फायर हुआ 30 बोर से, बाकी फायर हुए राइफल से। और बाद में ये पिस्टल पीछे जाके लॉक हुआ भी दिखाया गया। फिर इस पिस्टल के अंदर से जो गोलियां मैगजीन के अंदर वो भी दिखाई गई, फिर जिंदा गोलियां 5 दिखाई गई, एक वो दिखाया गया। तो ये सारी चीजें मिलती जुलती नहीं। बड़ी अजीब बात है कि एक बंदा निकला जीएचक्यू पे हमला करने के लिए एक पिस्टल लेकर, 30 बोर का पिस्तौल लेकर जीएचक्यू पे हमला करने के लिए निकल गया, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी लेकर निकल गया। क्या वो जीएचक्यू को फतह करने जा रहा था कि मैं वहां जाके झंडा लगा दूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बात कुछ समझ नहीं आ रही कि सारे एविडेंसेस लेकर वो निकला। और दूसरा, मुझे जो उसके घर से मामला पता चला वो ऐसा जैसे जिले शाह, आपको याद होगा, ये उस तरह का बंदा बताता कि जिला शाह को पागल आदमी मैं नहीं कह रहा इसको, ना मैं कोई इसको ज़हनी मरीज कह रहा हूं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो सादा आदमी है और ज्यादा प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर सकता, जिस तरह जिले शाह था। जिले शाह तो बहुत ही प्यारा आदमी था, हर एक से प्यार से बात करता था, लेकिन ये क्योंकि खैबर में पल के बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो ये अग्रेसिव था। वहां पे जिंदगी बहुत मुश्किल है, और तरह की है, वहां पे ये जिले शाह की तरह फिल्में शिल्में नहीं देख सकते। लेकिन ये इस बंदे के बारे में कहा जाता है कि ज़हनी तौर पे ये मुकम्मल नॉर्मल नहीं था। इससे पहले भी ऐसे वाकयात इस बंदे को लेकर हो चुके हैं। मैं अभी कोई चीज कह नहीं रहा, लेकिन देखें, जब तक इस सारे वकूए की सीसीटीवी फुटेज नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सारी फुटेज आ गई ना, इसको दहशतगर्द बना दिया, इसकी पुरानी फुटेजेस निकाल दी, इसकी तस्वीरें निकाल दी, इसके सोशल मीडिया से चीजें उठा ली, सारा कुछ आ गया। इसके घर वालों तक भी रसाई हो गई, उनको भी बुला के बातचीत कर दी गई, हर चीज हो जाती है, पूरा बयानिया भी घड़ दिया जाता है, बना दिया जाता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं आई। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान का जो सबसे हसास इलाका है वो कौन सा है? वो जीएचक्यू है। जीएचक्यू पे माजी में दहशतगर्द वाकई में हमला कर चुके हैं, और जब जीएचक्यू पे दहशतगर्दों में हमला किया था, वो पता कैसे किया था उन्होंने? वो गोलियां चलाते हुए उल्टे चल रहे थे, वो यूनिफॉर्म में आए थे, और उन्होंने धोखा ये दिया कि वो बाहर की तरफ बिला वजह गोलियां चलाते हुए उल्टे, यानी बैक साइड से वो यूं उल्टे चलते चलते, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेज वाले समझे कि हमारे अपने फोर्सेज के लोग हैं जो बाहर से आने वाले दहशतगर्द का मुकाबला कर रहे हैं, तो उनके लिए जगह खुलती चली गई, और वो बैक चलते 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 जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो गए, और वहां पे उन्होंने काफी नुकसान किया। ये मुझे याद है अच्छी, तब हम रिपोर्टिंग करते थे। तो वहां जीएचक्यू के आसपास तो चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है, एक एक जगह पे सीसीटीवी फुटेज है। ये फुटेज सामने लाई जानी चाहिए। जब इतना कुछ सामने लाया गया, इतना बड़ा एक बयानिया बनाया गया, तो फुटेज भी सामने आनी चाहिए। अब इस पे जो है वो शुरू के अंदर जो रावलपिंडी पुलिस के ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप पे एक बयान चला था, पहला बयान वो क्या था? थाना आरे बाजार की हुदूद में फायरिंग का वाकया, फायरिंग से शहरी कत्ल, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग का वाकया रावलपिंडी के हसास तरीन इलाके में पेश आया, मकतूल की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी, मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, यानी जिन्होंने मारा वो भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई, वाकया की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ये पहली खबर जो दी गई उसके अंदर वो ये दी गई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, ये झंडा लेकर आया हुआ था, जीएचक्यू पे हमलावर था, इसके बाद एक पिस्तौल था, और ये सारी चीजें जितने शवाहिद, यानी हर वो चीज चाहे वो कुआ से मिली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीएचक्यू पे हमले का मुलजिम या मुजरिम बना सकती। यानी सादी बात मैं करूं तो इसको आप ऐसे ले लें कि हर चीज वहां पहुंचाई गई या पहुंच गई खुद से, जिसके जरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले से जोड़ा जा सके। बज़ाहिर तो अब यही दिखाई देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ दिया है मोहम्मद हुसैन के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन, आईनी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखने वाली जमात है। पार्टी ने हमेशा अपने सियासी और जमहूरी मकासद के लिए पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया है। रावलपिंडी में पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है, इंतहाई तशवीशनाक है। गैर जानिबदाराना, शफाफ और जुडिशल तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं ताकि असल हकायक कौम के सामने लाए जा सके। किसी बेगुनाह फर्द या सियासी जमात को महज इल्जामात और सियासी मफादात की बुनियाद पर जिम्मेदार ना ठहराया जाए। पीटीआई तशद्दुद की हमायत नहीं करती और न ही ऐसे इकदामात को अपनी सियासी जद्दोजहद का हिस्सा समझती है। अगर कोई फर्द कानून शिकनी में मुलव्वस है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तहम तहकीकात मुकम्मल होने से पहले किसी सियासी जमात या इसके कारकुनान पर इल्जाम आयद करना काबिल कबूल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग, जिसकी सियासी तारीख में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात और गुल्लू भट्ट जैसे किरदारों का हवाला दिया जाता है, उसकी जानिब से वाकये के फौरन बाद सियासी इल्जामात आयद करना, चंद मिनटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मखसूस बयानिया कायम करने की कोशिश करना कई संजीदा सवालात को जन्म देता है। मुकम्मल तहकीकात की जाए, शवाहिद के असूल और हकायक के तायुन से पहले इतनी जल्दी में कोई सियासी नतीजा अखज़ ना किया जाए, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये भी उन्होंने सवाल किया। और देखें, सीसीटीवी फुटेज के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की और बार बार बात की कि आप सीसीटीवी फुटेज इसकी निकालें और जो शवाहिद हैं और तहकीकात हैं वो आवाम के सामने लेकर आए और इसकी एक जुडिशियल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। ये इल्जाम ना पहली दफा नहीं लगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऐसे इल्जाम पहले भी लगते रहे हैं, ऐसे इल्जाम एएनपी पे भी लगे हैं, ऐसे इल्जाम पीपल्स पार्टी पे भी लगे हैं और जमातों में भी लगते रहे। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, ये देखें आप, ये देखें, नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असलहे के 7 ट्रक तकसीम कर दिए। अंदाजा करें आप,
ये नून लीग के खिलाफ अखबार में खबर छपी हुई है। ये फौज की जिससे भी लड़ाई हो जाती है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो उसको दहशतगर्दी बना देते। ये नून लीग के खिलाफ खबर छपी है। नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असले के 60 ट्रक तकसीम किए, 50 नौजवानों को कबायली इलाके में दहशतगर्दी की तरबियत दी गई और आबीबी के फंड से रकूम फराहम की गई। सरदार मेहताब और सैफुर रहमान अहम किरदार थे। वजीर दाखिला मुइनुद्दीन हैदर ने मंसूबे की तस्दीक कर दी। माजी में नून लीग के ऊपर इस किस्म के इल्जाम भी लगे कि इन्होंने 7 ट्रक असले के जो है वो तकसीम किए हैं। ये तो अभी पीटीआई के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि नून लीग की तो डील हो जाती है ना, इमरान खान बस डील नहीं करता। प्रॉब्लम यहां पे आ गई है। तो एस्टेब्लिशमेंट को एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक लंबा मैच खेलना पड़ेगा इमरान खान साहब से। इतनी जल्दी तो जान नहीं छूटती और इमरान खान जान छोड़ने वाला है भी नहीं, हम सब जानते हैं। अलीमा खानम ने इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से और उसके बाद कल के दिन में कुछ पैगाम दिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी पीटीआई को इससे भी ज्यादा करना चाहिए जितना वो कर रही है। मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए गई तो मैंने देखा कि लोग बहुत गुस्से में हैं। करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को जल्द रिहा करवाएंगे इंशाल्लाह। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा था कि मुलाकात करवा दें, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। उन्होंने कहा जी हम तीनों बहनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि हम बाहर आकर कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे, आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर डॉक्टर उज़मा खानम ने कहा कि एजेंसी की मर्जी के बगैर जेल से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती। हम तब यकीन करेंगे या तो इमरान खान हमें खुद बताएं या फिर डॉक्टर ऑफिशियली रिपोर्ट करें जैसे आंख की रिपोर्ट दी गई थी, वरना हम यकीन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे भाई का एक एसओपी है, हमने अपने भाई के साथ एक चीज तय कर रखी थी। ये अलीमा खानम ने कहा कि सेहत के मामले पर जाती डॉक्टर या फैमिली के अलावा कोई बात नहीं करेगा। यहां हर एक ने मुंह खोल लिया है, जिन्होंने ये एजेंसियों की बातें शुरू की हैं अब वो जवाब दें। यहां तक कह दिया कि उनको जेल में खत्म कर दिया गया है। ये गालिबन वजारत सईद खान साहब की खबर के हवाले से कह रही है। हम आपसे मौतबाना कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर एजेंसियों का एजेंडा लेकर ऐसी बात ना करें। ये खबरें फैला रहे हैं कि कल को मुर्सी मॉडल अपना सकें। मुर्सी मॉडल मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में बताया, वो आप वीलॉग निकालकर जरूर सुनिएगा। आपको आइडिया होगा कि मोहम्मद मुर्सी को अल-सीसी ने, जो वहां का फील्ड मार्शल था मिस्र का, उसने कैसे कत्ल किया मुबैना तौर पे, और कैसे उसका जवान बेटे को भी हार्ट अटैक में कत्ल किया गया और किस तरीके से उसने मिस्र पे कंट्रोल किया। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि आसिम मुनीर मुझे मुर्सी की तरह मार देगा, अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाए। तो ये उन्हें खतरा इसी बात का है जो इमरान खान साहब पहले कई मरतबा कह चुके हैं। अब नाजरीन ने एक और चीज इसमें यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया। खैबर से वो अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन देखिए स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी नहीं चला सकते। मैं आपको फिर कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन लेकर आनी है, तहरीक के अंदर जान डालनी है, मोमेंटम बनाना है। जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो गलियों मोहल्लों में, चौराहों में, एक एक घर पे दस्तक देके, एक एक बंदे से बात करके, वो आपको हजारों लोगों की टीमें बनानी पड़ेंगी जो हर गली हर मोहल्ले तक जाएंगे और जाकर स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। उसे कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट, जिसमें आप हर दरवाजा खटखटाते हैं, उसको बताते हैं कि ये मसला है, यहां तक मामला पहुंचा है, हमने इससे आगे बढ़ना है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। आप लोगों को रजिस्टर करते हैं, साथ शामिल करते हैं। इसको स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कहते हैं। लेकिन उस हवाले से अभी तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब अपनी एक्टिविटीज शुरू करने जा रहे हैं। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मेरे पास एक खबर है, मैं एज इट इज आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ के सुना देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली हुआ यह था कि इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान आपको कत्ल कर सकता है। दूसरा, ईरान के अंदर जब भी अवाम निकलती है तो अवामी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वो उनके नारों में मुर्दाबाद कहा जाता है। तो अमेरिकन समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी है। वैसे वो कहते भी हैं, कई मरतबा जब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं, लेकिन पॉलिटिकली या उनकी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कभी नहीं कहा गया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे। जबकि अमेरिकी हुकूमत अक्सर ये कहती है कि हम फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे। इसराइली गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने सच कोई नहीं कहा कि हम फलाने रहनुमा को या डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे, ऐसी कोई बात की नहीं। लेकिन ये इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि आपको ईरान कत्ल कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो क्या, स्टेटमेंट देख लें आप। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को यह बताया बात करते हुए कि अगर ईरान उन्हें कत्ल करने की अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है तो उन्होंने इस सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई के लिए हदायत छोड़ दी है और ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। फिर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मिस किया करेंगे, मेरी कमी आप महसूस करेंगे मेरे जाने के बाद। तो ये ना 2 चीजें बता रहा है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये खौफ पैदा हो गया है कि वो काफी गैर मकबूल हो रहे हैं और अब वो अपनी जान को भी बीच में लेकर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके उनकी मकबूलियत वापस आए। उनके ऊपर एक जानलेवा हमले की जब रिपोर्टिंग हुई, जब वो सहाफियों से मिल रहे थे, जो लोग व्हाइट हाउस कवर करते हैं, तो उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उस इंसिडेंट के बाद हमने नजर रखी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई डाटा बेहतर नहीं हुआ, कोई उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ था। तो उनको ये प्रॉब्लम तो है डोनाल्ड ट्रंप को कि उनकी मकबूलियत बहुत गिरी है। दूसरा ये है कि अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुदा न खास्ता हो जाता है
और कोई और शरारत कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, तो इसका क्या अल्टीमेट रद्देमल यही होगा कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाए? मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेन अप्रोच होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाले जुमले खुद से बोलकर अपने आप को खुद थोड़ा वुल्नरेबल कर दिया है। भारत अमेरिकी सदर, उनकी सिक्योरिटी के बड़े शानदार इंतजाम होते हैं। अभी वो जब तुर्की के दौरे पर गए थे तो उनको ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप पुराने एयरफोर्स 1 पे वापस आए, जो आपको कतर ने गिफ्ट किया है उस पे आप वापस ना आए, और इसके भी पीछे सिक्योरिटी रीजंस थे। और ईरान के ऊपर माजी में जो पाबंदियां थी वो पाबंदियां भी अब ऐसा लगता है कि नहीं रहेंगी। तो फर्क क्या पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के जंग छेड़ने से लेकर अब तक? क्या ईरान में रजीम तब्दील हुआ? नहीं हुआ। अमेरिकन अपनी फेस सेविंग के लिए बार बार कह रहे हैं रजीम बदल गया, रजीम बदल गया। क्या बदला भाई? ये मौजूदा रजीम ने सारे मिसाइल चलाए हैं। पिछला रजीम तो जंग के पहले दिन ही शहीद हो गया था। आयतुल्लाह अली खामनई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे। ये जो ईरान ने वापस हजारों मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, ये तो इसी रजीम ने मारे हैं जिसको वो कह रहे हैं अच्छा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो नया रजीम है ये वही है जो पहले था, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं, बंदे बदल गए हैं। ये वही लोग हैं, वही टीम है। तो एक तो रजीम तब्दील नहीं हो सका। नंबर 2, आबना हुर्मुज़ जंग से पहले खुला था, जंग के बाद बंद है। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज्यादा गैर मकबूल हो गए। अभी एक लेटेस्ट सर्वे है, उसमें -17% इनकी पॉपुलैरिटी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो डाटा है या अमेरिकन मीडिया बता रहा है, मैं CNN की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका की तारीख के तमाम सुदूर से, यानी हालिया तारीख जो है अमेरिका की, इसमें तमाम सुदूर से ज्यादा गैर मकबूल सदर है। ये हालत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। तो मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की फारिग हो गई जंग के नतीजे में। अमेरिका की चौधराहट भी बढ़ गई। पहले अमेरिका खित्ते का चौधरी था दुनिया का, यहां अपने जहाज भेजता था, लोग बात मान लेते थे, हमारा बैरी बेड़ा आ रहा है, वो सारे कहते थे 10 सरकार करना किए। पाकिस्तान में एक उनका छोटा सा सेक्रेटरी लेवल का बंदा, एक उसका साइफर आ जाता था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में रजीम तब्दील हो जाता था। वो उनका एक छोटा मोटा ऑफिसर भी आता था तो हमारे हुक्मरान लाल टाइयां लगा के खड़े हो जाते थे उसके रास्ते में। तो वो जो चौधराहट अमेरिका की थी वो बाकी नहीं रही। ऐसी मनूसत डाली है इन्होंने, जाके ट्रंप को जफ्फा डाला, ट्रंप की चौधराहट भी बढ़ गई, अमेरिका को ही बेड़गड़क कर दिया पकड़ के। अब एक तो अमेरिका की चौधराहट भी गई, फिर अमेरिका के इत्तेहादी भी उसके हाथों से छूट गए। वो ममालिक जो आंखें बंद करके अमेरिका के पीछे चलते थे वो अब सवाल पूछते हैं, जवाब मांग, और अमेरिका के जो इत्तेहादी थे वो उसके हाथों से निकल गए। उन्हें लगा कि वो अमेरिका की ख्वाहिश के लिए लड़ाइयों में नहीं कूद सकते बार बार। फिर आयरन डोम की एक पूरी मिथ थी कि जनाब आयरन डोम है, पैट्रियट का एक फिजाई दिफाई निजाम है, अमेरिका का दुनिया का नंबर 1 है, वो खत्म हो गया। सबने देखा कि ईरानी मिसाइल गए, ईरानी ड्रोन गए, उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया है। अमेरिका की अस्करी कुव्वत के ऊपर सवालात उठे कि वो आउटडेटेड है, यानी ये जो अस्करी कुव्वत इस वक्त अमेरिका के पास है ये वो नहीं है जो जदीद लड़ाइयां लड़े, वो आउटडेटेड है। और चाइना ने, रशिया ने इसका काफी मजाक भी उड़ाया। फिर अमेरिका की हथियारों की मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। कई ममालिक जिन्हें अमेरिका से खतरा रहता था उनका हौसला बढ़ गया इस लड़ाई के बाद, और जो खलीज का खित्ता है वो भी बहुत हद तक बदल जाएगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस जंग के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप की लड़ी हुई जंग में अमेरिका को क्या मिला, इसराइल को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। नुकसान हुआ अरबों का, नुकसान हुआ ईरानियों का, लेकिन अमेरिका की मिथ टूट गई, इसराइलियों की मिथ टूट गई। और अगर ये जंग इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहां बंद करता है तो अमेरिका इस जंग के लिए लूजर के अलावा कोई और टाइटल हासिल नहीं कर पाएगा, मुझे तो ये लगता है। नादरीन, एक और चीज मैं पाकिस्तान से आपके लिए शेयर कर देता हूं, लेकिन मैं नसीम शाह का वाकया आपके साथ शेयर कर रहा था तो मुझे उसमें एक और चीज याद आ गई। इसी मुल्क में ना एक गलीज जानवर के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को तशबीह दी गई, उनकी तौहीन की गई, लगातार तौहीन की गई। तो बानी पाकिस्तान की बहन की तौहीन की गई इस मुल्क में। उस मुल्क में एक शहजादी के बारे में ट्वीट आ गया तो 2 करोड़ जुर्माना। आज तक किसी ने अयूब खान से पूछा या उसकी कब्र से पूछा कि फातिमा जिन्ना की तौहीन क्यों की थी?